अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन ने लॉज दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने, वो कितने दिए थे और वो कौन कौन थे, जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ टू लॉज पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के कुछ लॉ दिए थे, मतलब कुछ कानून दिए थे कि ये होगा तो मोशन होगी। ठीक है। अब जो न्यूटन के लॉज थे, इसको बोलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन लॉ। ये तीन लॉज उसने दिए थे न्यूटन ने। एक था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, दूसरे का सेकंड लॉ, और जो तीसरा था वो थर्ड लॉ। मतलब ये नाम ही इनके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पहले टू लॉज करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया। अभी की इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ देखिए, पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक टर्म पढ़ी थी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया को रिवाइज कर लेते हैं। इनर्शिया ये होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करती है अगेंस्ट इट्स स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कि वो जो हमारी डिस्कस कर चुके हैं, जो भी स्टेट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, तो अपने स्टेट के खिलाफ हमेशा रेजिस्ट करेगी कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो कहता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन, या फिर ऑब्जेक्ट, इसको चेंज कर लेते चले, एन ऑब्जेक्ट remain in its state of rest or uniform motion in straight line when no net force act on it। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट में रहेगा, चाहे वो स्टेट उसकी रेस्ट की है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कब तक? जब तक कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगी। क्या एक्ट नहीं होगी? नेट फोर्स। अच्छा, फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा भाई। नेट फोर्स क्या चीज होती है? व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स हमारे पास होती है, देखिए हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और ये टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। सपोज करते हैं टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, चलिए यूं कर लेते हैं, ये एक टेबल है, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक हो गया, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जो इस ब्लॉक का वेट है वो होगा डाउनवर्ड, और टेबल जिसको ऊपर उठाकर रखेगा वो होगा इसका रिएक्शन। टेबल भी इसको ऊपर उठाकर रखेगा। ये एक्शन और रिएक्शन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब नीचे से लगने वाली फोर्स और टेबल ने इसको उठाकर रखा हुआ है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। अब इसमें कितनी फोर्स लग रही है? इसमें 2 फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्स का सम हमारे पास क्या है? 0। जितनी भी इस पर फोर्स लग रही हो, एक किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी भी फोर्स लग रही हो, चाहे 2 फोर्स लग रही हो, 3 लग रही हो, 4 5 6 7 8 9 10, इसके ऊपर कितनी लग रही है? इस पर 2 फोर्स लग रही है फिलहाल, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हवा का प्रेशर भी लग रहा है, उसको कंसीडर करो, ज्यादा फोर्स लग जाएंगे। हम बात करते हैं इसके ऊपर 2 फोर्स लग रही है। अब जितनी भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर लग रही होती हैं, दैट्स कॉल्ड नेट फोर्स। तो हम कहते हैं द ऑल फोर्सेस acting
ऑन अ बॉडी, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज यूं कह लेते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेज, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही है तो इन सबका जो सम होता है दैट्स कॉल्ड नेट फोर्स, ठीक है। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 2, और इनका जो सम होगा R प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू नेट फोर्स होगा, ठीक हो गया। अगर इसमें कोई और भी फोर्स होती तो वो भी साथ ऐड कर देते, ये होता है नेट फोर्स। अब जो न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक, इसका मतलब ये होगा कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, जब तक कोई नेट फोर्स उस पर एक्ट ना करे। एक फुटबॉल है ना, उसको किक करे तो वो मूव ही करता रहे, वो मूव ही करता रहेगा, ये न्यूटन ने कहा था, वो मूव ही करता रहेगा, हमेशा के लिए मूव करता रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पर एक्ट नहीं करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट पर ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फुटबॉल को किक करे थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाता है, लेकिन न्यूटन ने कहा था वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। इसका मतलब है न्यूटन का जो ये लॉ है, फर्स्ट लॉ, ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि न्यूटन ने कहा वो चलता रहेगा। लेकिन हम कहते हैं फुटबॉल को किक करेंगे तो थोड़ी देर दूर जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब है न्यूटन का फर्स्ट लॉ रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, इसमें एक जो टर्म उसने लास्ट पे ऐड किया, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे। अब फुटबॉल को हम किक करते हैं, मूव करता है, उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है, मैं आपसे पूछता हूं, दिस इज माय क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस पर कितनी टाइप की फोर्स एक्ट करेगी, उस पर तकरीबन 2 टाइप की तो मिनिमम फोर्स एक्ट कर सकती है। कौन कौन सी? एक फ्रिक्शन फोर्स होगी, हवा की रेजिस्टेंस होगी, दूसरा ग्रेविटी की फोर्स होगी, ठीक है, ग्रेविटी फुटबॉल को भी खेच रखी उसके, तो ये होंगी एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन ने कहा कि अगर ये वाली फोर्सेस रिमूव कर दी जाए, तब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जिंदगी भर मूव करता रहेगा। स्पेस में जाते हैं ना, मूवीज देखी होंगी, वो ऑब्जेक्ट है वो उड़ रहे होते हैं, ऐसे अर्थ के राउंड घूम रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वहां पर कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहे हैं, सारी उम्र मूव ही कर रहे हैं वो। अगर वहां पर ग्रेविटी आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे, गिर जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये कुछ आपको लग नहीं रहा बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इनर्शिया था? मुझे तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ने यही कहा था ना कि ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट करता है अपने स्टेट के खिलाफ, तो इसने भी यही कहा कि रेजिस्ट करता है अपने स्टेट के खिलाफ, मतलब अगर वो रेस्ट पर है तो चाहेगा रेस्ट पर रहे, मूव कर रहा है तो चाहेगा मूव करते रहे। तो न्यूटन ने भी यही कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा, मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, जब तक उसको हम छेड़ेंगे नहीं। नेट फोर्स अप्लाई करना मतलब जब तक उसको हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये दोनों थोड़ा रिजेम्बलेंस है, ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब है, दोनों एक जैसे, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है। तो इसलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी डील करता है, इनर्शियल प्रॉपर्टी को भी डील करता है। इसलिए जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also deals inertial property, inertial property। तो इसलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर? चले, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ने ये कहा था कि व्हेन अ फोर्स act on body, it produce acceleration। तो इस पर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो एक्सेलरेशन होता है, उसने कहा था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन इतना ज्यादा होगा, ऐसी है, और जितनी हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन इतना कम होगा। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये न्यूटन, चले इसको ना थोड़ा सा डिटेल में हम कर लेते हैं। चले,
acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass of body। इसमें दो चीजें हैं, एक है एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज, और जो दूसरी चीज है वही एक्सेलरेशन जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दूसरी चीज है। पहले बात करते हैं पहली चीज की, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली, फोर्स डायरेक्टली का मतलब है कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब जितना हम धक्का ज्यादा लगाएंगे ना गाड़ी पर, गाड़ी उतनी फास्ट मूव करेगी, एग्जैक्टली चलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में वो कह रहा है कि वही जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक कार है, छोटा मास है, एक ट्रक है, बड़ा मास है, दोनों के ऊपर दो दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक है ट्रक है और एक कार है, ठीक है, इसके ऊपर भी दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं। बताएंगे एक्सेलरेशन किस में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ट्रक में या कार में? कार में। क्यों? क्योंकि कार का मास कम है, मास कम है, मतलब मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दोनों से उल्टा है, इसमें मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, ऐसे ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के उल्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल 1 बाई मास। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आता है तो हम 1 डिवाइड बाय दूसरी क्वांटिटी कर देते हैं। दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को हम अगर कंबाइन करें तो हमारे पास यूं आता है एक्सेलरेशन F मल्टीप्लाई 1 बाय m, जिसको हम यूं कह सकते हैं F ओवर m, ठीक है। ये m को इस तरफ ले आए तो बन जाएगा F प्रोपोर्शनल m a। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, याद रहे, प्रोपोर्शनल की जगह को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक करते हैं इक्वल का और दूसरा हम साथ करते हैं कांस्टेंट। अब जो न्यूटन ने कांस्टेंट यूज किया था वो था k, और जो k है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 रखी गई, तो F इज इक्वल टू m a। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला आता है न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू ma। इसको डिफाइन करते हैं। F क्या चीज है? F इज द फोर्स, m इज द मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट क्या होगा केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम यूं लिख सकते हैं, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने एक बात की थी कि न्यूटन की वैल्यू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल कैसे आती है, ऐसे आती है। बात नहीं, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन लिखा हो या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा, अब 1 न्यूटन कब होगा? 1 न्यूटन तब होगा जब 1 केजी वाले मास पर हम 1 केजी वाले मास के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। अगर 1 केजी वाले मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो तो वो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी। बात समझे? तो न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर acceleration is produced in the mass of 1 kg, अगर 1 kg वाले मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, then the force is 1 न्यूटन। ठीक हो गया। सो ये था आज का अच्छा, एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बस है, वो
उसमें पैसेंजर खड़े हैं, बैठे हैं, बहुत फास्ट मूव कर रही है, एकदम से वो शॉर्प टर्न देता है, कट मारता है, पैसेंजर इधर वाले उधर, उधर वाले इधर, जो खड़े हैं वो गिर जाते हैं, इधर गिर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बंदे खड़े हैं ना, वो बस मूव कर रही है, वो रेस्ट पर है, वो ये चाहेंगे कि हम रेस्ट पर हैं तो मैं रेस्ट पर ही रखा जाए। लेकिन जब ड्राइवर टर्न लेता है ना, अब उन पर फोर्स अप्लाई होती है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम रेस्ट पर ही रहें, लेकिन एकदम से फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। तो इसका मतलब है ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। इसको हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। थैंक यू।